नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आज कुछ विशेष होने वाला है मित्रों। आज विशेष का मतलब ये है मित्रों, मैराथन क्लास हम कराने वाले हैं। मैराथन क्लास, और ये मैराथन क्लास विविध टाइप का होगा। विविध कुछ भी है, राजस्थानी शैली भी है, पहाड़ी शैली भी है, रेखावर्ण तानपोत अंतराल भी है। इसमें हमने आपसे कुछ परिभाषाएं भी पूछी हैं, तो कुछ अन्य डाटा भी लिया है। जैसे वो प्रागैतिहासिक स्थल से जुड़ा हो सकता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा हो सकता है। तो सभी को हमने समाहित करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है पसंद आएगा। भाग 1 है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा है ये। इस क्लास को शाम 7 बजे जो है रन करवाने का प्रयास है, तो शाम 7 बजे आप लोग क्लास के लिए जोड़ा करिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ी चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा मित्रों, कई बार परीक्षाओं में छपा है, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। एक साइड में विद्वान है, दूसरे साइड में वर्ष लिखा गया है और तीसरे साइड में पुस्तक की बात की जा रही है। जैसे ओशी गांगुली की अगर बात करते हैं, 1926 में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग होता है। पुस्तक बहुत बढ़िया है और कई बार पूछी गई है। कब लिखी गई? 1926। कई बार राइटर का नाम पूछा गया, ओशी गांगुली का नाम आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर दिया गया एनसी मेहता का। एनसी मेहता की अगर बात करते हैं, 1926 में एक पुस्तक लिखते हैं स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग बहुत बढ़िया पुस्तक है, एनसी मेहता के द्वारा लिखी जाती है, बात याद रखिएगा। जेसी फ्रेंच की बात करें, 1931 में एक बढ़िया पुस्तक लिखते हैं हिमालयन आर्ट। कई बार डाटा मिलान करने को दे देता है मित्रों, उसमें पूछ लेता है, कई बार ऐसा पूछ लेता है। जैसा आपको सहजता लगे वैसा आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जेसी फ्रेंच हिमालयन आर्ट 1931। डब्ल्यू.जी. आर्चर की अगर बात करते हैं मित्रों, 1952 में एक पुस्तक लिखते हैं, नाम होता है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। तो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स जैसी बढ़िया पुस्तक डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखी, और वो भी 1952 में लिखी। कब? 1952 में लिखी है। एम.एस. रंधावा की बात करते हैं, पहाड़ी पेंटिंग पे एक पुस्तक लिखते हैं 1954 में, कांगड़ा वैली पेंटिंग। उसके बाद एक रचना और लिखते हैं कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, और उसके बाद बशोहली पेंटिंग। तो ये 3 प्रमुख पुस्तकें एम.एस. रंधावा की हैं जो 1954 यानी 1954 में प्रकाश में आती हैं। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, कार्ल खांडलावाला का नाम आएगा। तो कार्ल खांडलावाला जो है 1958 में पुस्तक लिखेंगे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। डाटा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसने लिखी, तो आप कहेंगे कार्ल खांडलावाला लिखी। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसने लिखी? कार्ल खांडलावाला। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग किसने लिखी? तो आप कहना एनसी मेहता ने लिखी। बात समझ में आ रही है ना? आगे चलेंगे। एफ.एस. एजाजुद्दीन की बात हो रही है। एफ.एस. एजाजुद्दीन की बात हो रही है मित्रों, 1978 यानी 1978 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पहाड़ी पेंटिंग्स एट 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम की बात कर रहे हैं। ये पुस्तक है एफ.एस. एजाजुद्दीन की, 1978 में लिखी जाती है। बात याद रखना, इस पर भी पहाड़ी शैली का डाटा देखने को मिलेगा। पहाड़ी पेंटिंग से कुछ जानकारियाँ यहाँ पे निकल करके सामने आएंगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ बशोहली शैली के बारे में देखेंगे। बशोहली शैली वही जो आपकी लोक कला पर आधारित शैली होती है मित्रों। बशोहली शैली पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। खूब पूछा जाता है पहाड़ी शैली में कौन सबसे पुरानी है, तो आप कहना पहाड़ी चित्रकला में सबसे पुरानी आपकी बशोहली शैली ही होती है। बशोहली शैली का जन्म या फिर उद्भव कहाँ से होता है मित्रों, तो आप कहेंगे लोक कला से इसका जन्म या उद्भव हुआ है। बशोहली का क्षेत्र वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले में अंतर्गत आ जाता है, जो आज बशोहली तहसील के रूप में विद्यमान हो जाती है। तो कठुआ जिला में जो है आपका बशोहली पाया जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। आप याद रखिएगा, कठुआ जिला कहाँ पड़ता है? आपके जम्मू में पड़ता है, वहीं पे बशोहली आपकी रही है। प्राचीन काल में बशोहली की जो राजधानी हुआ करती थी मित्रों, कैपिटल क्या रहती थी, तो बालोर या फिर बल्लभपुर जो है ये बशोहली की राजधानी पहले के काल में, पुराने काल में हुआ करती थी। बशोहली के वंशज अपने आप को पांडवों का संतान मानते थे, वही कौरव और पांडव। तो मित्रों, कौरव आप जानते हैं दुर्योधन वाला, पांडव आप जानते हैं युधिष्ठिर वाला। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये आपके पांडव कहलाए। तो ये पांडव के वंशज मानते हैं अपने आप को, बशोहली शैली के राजा। कल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल 1900 नहीं 1565 ईस्वी में बशोहली राज्य का संस्थापक होता है। तो ये क्वेश्चन घूम के आपसे पूछेगा कि राजा भोगपाल कब जो है बशोहली राज्य की स्थापना करेंगे। तो बशोहली राज्य जब भी पूछा जाएगा 1565 का सन याद रखिएगा, और किसके द्वारा किया गया? भोगपाल के द्वारा किया गया है। बशोहली का राजा
बोलेरिया नाम से भी फेमस होते हैं। तो बोलेरिया किस राजा का उपनाम रहा है मित्रों? तो बसोहली के राजाओं का उपनाम रहा है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है फ्रांस के यात्री विगने के साथ अजीत घोष, उसके साथ जेसी फ्रेंच ने बसोहली शहर की यात्रा की और पहाड़ी क्षेत्रों में कला का अध्ययन किया और बसोहली कलम को सबसे प्राचीन बता दिया। पहाड़ी शैली में सभी जगह घूमे, पहाड़ी कलम के बारे में देखे और उसके बाद कहा कि सबसे पुराना जो है यहाँ पे वो बसोहली ही है। कौन कौन घूमा? विगने घूमे, अजीत घोष घूमे, जेसी फ्रेंच घूमे। ये लोग बसोहली शहर आए, घूमे टहरे और फिर देखे, फिर कहे कि बसोहली ही सबसे पुराना है इनमें। बात करें खोज की तो बसोहली शैली की खोज जो है ये 1929 में, कब? 1929 में अजीत घोष के द्वारा की जाती है। अजीत घोष के द्वारा की जाती है। बसोहली के संदर्भ में या बसोहली के संदर्भ को सर्वप्रथम अजीत घोष ने ही पहचाना, यानी खोज की बात अजीत घोष के साथ हुई, इसलिए पहचानने की बात भी अजीत घोष के साथ ही जाएगी। और आगे कहें तो कहा जा रहा है बसोहली के राजा कृष्णपाल 1590 ईस्वी में अकबर के साक्षात्कार हेतु गए और अकबर से साक्षात्कार किए कृष्णपाल और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित भी हुए थे। राजा अकबर को बहुत कुछ देने के लिए ले गए थे साथ में। बसोहली शैली का पौधारोपण जो है वो राजा कृपाल पाल के समय हुआ है। ये बात याद रखिएगा किसके टाइम पे ये शुरुआत हो जाती है। पौधारोपण का मतलब स्टार्टिंग किसके टाइम पीरियड पे होती है? तो कृष्णपाल के समय में बसोहली शैली का पौधारोपण होता है। आधुनिक नगर बसोहली की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो नगर बसाने का काम भूतपाल का रहा है। तो ये भी बात आपको याद रखना होगा कि आधुनिक नगर बसोहली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आप कहना भूतपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। आप थोड़ा कुछ कला निकेतन के बारे में देख लें, जैसे शांति निकेतन है, बहुत सारे स्कूलों की बात होती है ना, तो शांति निकेतन के बारे में देख लें, ऐसे कई स्कूलों के बारे में बात करेंगे। शांति निकेतन की अगर बात करते हैं मित्रों तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1873 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जिसे शांति निकेतन नाम दिया जाता है। कब इसको एस्टेब्लिश किया? 1863 में। सन याद रखना 1863, 1863 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने वीरभूमि जिले में शांति निकेतन आश्रम को स्थापित किया। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आश्रम के प्राकृतिक वातावरण में ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में शांति निकेतन के नाम से जाना गया। तो ब्रह्म विद्यालय 1901 में कौन खोजा मित्रों? तो ब्रह्म विद्यालय शांति निकेतन में स्थापित करने का काम देवेंद्र नाथ टैगोर के पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर का हुआ। 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन नामक विद्यालय प्रारंभ किया। श्री निकेतन वाला विद्यालय कब स्टार्ट होता है? उसके 11 साल बाद, यानी 1912 में। और 1919 की अगर बात करते हैं तो 1919 यानी 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कर दी। तो ये कई बार पूछा जाता है शांति निकेतन में कला भवन कब स्थापित होता है? तो आपको कहना पड़ेगा 1919 यानी 1919 में। और आगे बढ़ा जाए तो नंदलाल बोस कला भवन के अधीक्षक नियुक्त होते हैं। ये बात कई बार पूछा जाएगा कि कला भवन में, शांति निकेतन वीरभूमि वाले कला भवन में आपके अधीक्षक कौन बनते हैं? तो आपको कहना पड़ेगा नंदलाल बसु बनेंगे, वही नंदलाल बसु जिनके कलागुरु आवनी बाबू होते हैं। सन 1921 ईस्वी में शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में हो जाता है। तो ये पूछा जाएगा शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में कब अस्तित्व में आता है? तो आप कहना 1921 में। कब? 1921 में अस्तित्व में आता है। 1951 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो कब? 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। और यही जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसमें भारत ने पहली बार ललित कला संकाय का प्रारंभ स्टार्ट किया। तो आपके शांति निकेतन से ही सबसे पहले ललित कला संकाय की स्टार्टिंग होती है। ललित कला का पढ़ाई वहीं से स्टार्ट होता है। कला भवन में पृथक पुस्तकालय और नंदन म्यूजियम भी हैं और यहाँ से वार्षिक जनरल नंदन भी प्रकाशित होता था। तो वार्षिक एक पत्रिका छपती थी नंदन, वो कहाँ से छपती थी? नंदन पत्रिका आपके शांति निकेतन से ही छपती थी, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय में स्थित है, यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय से छपता है। कौन सी पत्रिका? नंदन पत्रिका। तो ये तो बात आपके शांति निकेतन की हो गई। शांति निकेतन के बाद अब कला इंदौर विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं मित्रों, यानी कला विद्यालय की बात कर लें तो इंदौर कला विद्यालय 1927 में अस्तित्व में आता है। इंदौर कला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो डी देवलालीकर को जाता है, यानी दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। वही डी देवलालीकर जिनके एक प्रिय चेले जिनका नाम एम.एफ. हुसैन होता है, मकबूल फिदा हुसैन होता है, यानी मकबूल फिदा हुसैन होता है मित्रों, वो हो रहे हैं। तो इंदौर कला विद्यालय की स्थापना दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर के द्वारा की जाती है। और आगे बढ़ें तो इंदौर कला विद्यालय के अध्यक्ष भी कौन रहे? तो डी देवलालीकर ही रहेंगे। और इंदौर कला विद्यालय को
चित्रकला मंदिर के नाम से भी किसने पुकारा? तो आप कहना चित्रकला मंदिर के रूप में किसको? इंदौर कला विद्यालय को प्रसिद्धि डी देवलाली कर ही दिलवाते हैं। आगे बात करें मित्रों तो आपके कलाकार आएंगे यहाँ से, नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी हैं, विष्णु चंचालकर हैं, जीएम सांगेलवारकर हैं, एमएफ हुसैन हैं। ये सब कलाकार जो है कला महाविद्यालय को गौरवान्वित करते हैं, यानी इंदौर कला विश्वविद्यालय को क्या करते हैं? पहचान दिलवाते हैं। ये सब वहाँ के बढ़िया बढ़िया चेले हैं और इन सभी के कलागुरु कौन हैं? तो डी देवलाली कर हैं। आगे थोड़ा बात कर लेते हैं लखनऊ कला विद्यालय की। लखनऊ कला विद्यालय 1882 लिखा हुआ है। बात करें आगे तो 1917 में इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी क्राफ्ट्स हो जाता है। इसके प्रथम प्राचार्य नाथानियन हार्ड इसके पहले प्राचार्य बनते हैं यानी प्रिंसिपल बनते हैं। 1925 में असित कुमार हालधार लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल नियुक्त होते हैं। 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त होते हैं और इन्होंने 3 नए पाठ्यक्रम, एक तो सिरेमिक स्टार्ट किया, इसमें होम क्राफ्ट स्टार्ट किया और तीसरा प्रिंट मेकिंग भी स्टार्ट कर दिया। तो सुधीर रंजन खास्तगीर जब 1956 में यहाँ प्रिंसिपल बनेंगे तब 3 नए पाठ्यक्रम को जोड़ेंगे, एक सिरेमिक आर्ट, एक होम क्राफ्ट, एक आपका प्रिंट मेकिंग। तो ये तीनों तब से पढ़ाया जाना स्टार्ट हो जाएगा। कौन गुरुजी आएंगे? सुधीर रंजन खास्तगीर यहाँ पे प्राचार्य बनेंगे तब। आगे बढ़ते हैं शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट्स कॉलेज नई दिल्ली की बात हो तो 1926 में अस्तित्व में आता है। 1969 ईस्वी में यह 3 वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा तथा 1 वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा प्रदान किए जाने के लिए कार्य शुरू हो जाता है। इसका प्रारंभ की अगर बात करते हैं तो आधुनिक कला कार रहे हैं शारदा चरण उकील, इनके द्वारा जो है शारदा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना होती है और इन्हीं जो है शारदा चरण उकील के द्वारा ही इसे एस्टेब्लिश किया जाता है। तो याद रखना आधुनिक कलाकार शारदा चरण उकील ने कौन सा विद्यालय खोला? आप कहेंगे शारदा स्कूल ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली। तो ये विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? शारदा चरण उकील के द्वारा खोला गया। अब कुछ प्रमुख आर्ट गैलरियों की बात करते हैं। खूब ज़्यादा मिलान करने में देता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, जैसे ताज आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो ताज आर्ट गैलरी, ताज ये मत समझना कि ताज मतलब ताजमहल, ताजमहल मतलब आगरा। ताज आर्ट गैलरी आपके मुंबई में है, बिड़ला आर्ट गैलरी आपके मुंबई में है, टायो आर्ट गैलरी आपके मुंबई में है, पांडेल आर्ट गैलरी आपके मुंबई में है, पीरामल आर्ट गैलरी आपके मुंबई में है, सिमरोजा आर्ट गैलरी आपके मुंबई में है और मोक्ष आर्ट गैलरी भी आपके मुंबई में ही स्थित है। द गिल्ड आर्ट गैलरी की अगर बात करते हैं तो गिल्ड आर्ट गैलरी भी आपके मुंबई में है और बोधी आर्ट गैलरी की अगर हम बात करें तो ये भी आपके मुंबई शहर में स्थित है। जबकि त्रिवेणी कला संगम कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिवेणी कला संगम आपके नई दिल्ली में है, विजुअल आर्ट गैलरी आपके नई दिल्ली में है, धूमिल आर्ट गैलरी आपके नई दिल्ली में है, बडेरा आर्ट गैलरी आपके नई दिल्ली में है और बोधी आर्ट गैलरी की अगर बात करते हैं तो बोधी आर्ट गैलरी आपके नई दिल्ली में स्थित है। आर्ट टुडे की अगर बात करते हैं तो आर्ट टुडे आपके नई दिल्ली में है। आप जानते हैं आर्ट टुडे कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अन्य प्रमुख आर्ट गैलरियों की अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद नी गुफा, हुसैन दोषी नी गुफा जो है ये अहमदाबाद में है। जबकि स्टेट आर्ट गैलरी की बात करें तो ये भी आपके अहमदाबाद में है। स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट हैदराबाद में है, स्टेट गैलरी ऑफ गुवाहाटी में है, कई टाइप के हैं। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी खूब पूछा जाता है मित्रों, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। रुचिका आर्ट गैलरी एक बार पूछा गया क्वेश्चन से, गोवा में स्थित है, याद रखना मित्रों। जबकि चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो चित्रकूट आर्ट गैलरी आप कोलकाता लगाना, ये मत लगाना कि उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ पे है? आपके कोलकाता में है। अमृता आर्ट गैलरी की अगर बात करते हैं गोरखपुर में अमृता आर्ट गैलरी और रेनेसा आर्ट गैलरी की अगर हम बात करें तो ये आपके बेंगलुरु शहर में स्थित है। महात्मा गांधी आर्ट गैलरी की बात करते हैं इलाहाबाद में है और निराला आर्ट गैलरी की अगर हम बात करें तो ये भी आपके प्रयागराज में ही स्थित है। और ईबीसी आर्ट गैलरी की अगर बात करते हैं तो ईबीसी आर्ट गैलरी आपके जहां भारत कला भवन स्थित है उसी वाराणसी में स्थित है। जबकि डोंगरा आर्ट गैलरी मिलान करने को कई बार पूछा गया तो डोंगरा आर्ट गैलरी आपके जम्मू राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू राज्य में स्थित है। सृजन आर्ट गैलरी की बात होती है मित्रों तो सृजन के लिए आगरा लगाइएगा, सृजन के लिए आगरा लगाइएगा। ताज आर्ट गैलरी मुंबई में है, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और चितकुशी आर्ट गैलरी आपके कानपुर में है, वही कानपुर जो आपका उत्तर प्रदेश का आर्थिक राजधानी क्षेत्र कहलाता है। तो ये सारी बातें भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। जहांगीर आर्ट गैलरी की बात करें तो ये मुंबई में है, 1952 में स्थापित होती है। मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र स्थित जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना
कुवासजी जहांगीर द्वितीय के द्वारा किया गया था। कुवासजी जहांगीर द्वितीय के द्वारा आपका जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना होती है। जहांगीर आर्ट गैलरी का वास्तुकार कौन रहा है? तो दुर्गा वाजपेयी के द्वारा जहांगीर आर्ट गैलरी को बनाया गया। तो याद रखना, वास्तुकार का नाम पूछा जा सकता है। दुर्गा वाजपेयी किसके स्थापत्यकार हैं, यानी किसको बनाने का काम किए? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई के स्थापत्यकार यही है। आगे बढ़ा जाए मित्रों, तो आगे कहा जाता है इंटरनेशनल आर्ट प्रोडक्शन सेंटर नई दिल्ली, जो 1986 में अस्तित्व में आता है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में पुष्प बेताल के द्वारा किया गया था। तो इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर नई दिल्ली किसने बनाया? तो मित्रों पुष्प बेताल के द्वारा बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के बारे में देखें। जैसे मुगलकालीन कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनको आपको समझना होगा, क्योंकि आपने जो परीक्षा सोचा है मित्रों, वो परीक्षा थोड़ा सा टफ है, और टफ है तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। डरना नहीं है, टफ है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। तो ये बात जरूर दिमाग में बिठा के रखिएगा। मुगलकालीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करते हैं, तो मुगल काल में सर्वाधिक चित्रण जो व्यक्ति चित्र है मित्रों, वो शबीह का हुआ है। तो मुगल काल में मैक्सिमम जो चित्रण व्यक्तित्व चित्र है वो शबीह का हुआ है मित्रों, और ये सभी स्टार्ट होता है अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। मुगल कला में हाथियों का अंकन कहाँ हुआ है? तो अजंता के समान आपको हाथियों का अंकन देखने को मिल जाएगा। जबकि मुगल काल में रात्रि दृश्यों का अभाव रहा, यानी नाइट वाला, डे नाइट वाला दृश्य थोड़ा कम दिखाई देता है। दिन के दृश्य खूब हैं, लेकिन रात्रि का दृश्यों का अभाव है, यानी कम बना हुआ है। और आगे बढ़ें तो मुगलिया कलाकार शरीर के अनुपात के लिए केड़े शब्द का प्रयोग करते थे। शरीर के अनुपात के लिए केड़े शब्द का प्रयोग मुगल कलाकार किया करते हैं। मुगलिया कलाकारों में आप बहुत सारा नाम देखेंगे, चाहे फर्रुख खसियार का देख लें, चाहे समरकंदी देख लें, फतेहचंद देख लें, फारूक बेग देख लें, मुराद देख लें, अबुल हसन देख लें, ये सब नाम आपके मुगलिया कलाकारों में रहे। चित्रकला की मुगल कला को भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये क्वेश्चन से एक बार पूछा गया है, याद रखिएगा। चित्रकला में मुगलिया कला को क्या कहा जाता है? भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी बहुत मेन हड्डी है, ये बहुत मेन चीज है। हुमायूं अपने प्रवास काल के समय अपने साथ क्या रखते थे? तो प्रवास काल जब वो कहीं जाते थे तो अपने साथ पुस्तक जरूर रखा करते थे। कौन? अकबर के फादर हुमायूं, बाबर के पुत्र हुमायूं। मुगल काल भारत का द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। पहला तो आप जानते हैं कि गुप्त तेरा हो जाता है, और दूसरा आपका मुगल काल हो जाता है। मुगलों की दरबारी भाषा खूब पूछी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर होता है, और बाबर अपने साथ फारसी भाषा लेकर के आता है, जबकि मुगलों की आधिकारिक भाषा फारसी होती है। अरे बाबर लाएगा तुर्की, वो फरगना से आएगा, और जो मुगल काल की आधिकारिक भाषा बनेगी वो फारसी बनेगी। तो ये बात याद रखिएगा, मुगलों की आधिकारिक भाषा फारसी है। मुगल काल में एक चश्म चेहरे की अधिकता है, परंतु बादशाह अकबर का एक छवि है, वो जो है 2.25 चश्म चेहरे का बना हुआ है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है अकबर की चित्रशाला में अधिकांशतः हिंदू चित्रकार रहे। कैसे? मैक्सिमम हिंदू चित्रकार हैं, और जहांगीर मुगल शासक में सबसे बड़ा कला पारखी शासक रहा है। तो मुगलिया शासकों में सब चित्रकला को सीखे, लेकिन सबसे ज्यादा कला पारखी शासक कौन रहा? तो जहांगीर रहा। वही जहांगीर जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा देगा मित्रों, वही आपका जहांगीर सबसे ज्यादा कला पारखी शासक रहा, जिसका नाम क्या होता है? सलीम होता है, सलीम। लिपि लेखन में मीर सैयद अली सुलेखक रहे हैं। क्या? लिपि लिखने के लिए मीर सैयद अली का नाम आता है। मुगल कला का सुप्रसिद्ध सुलेखक कौन है? तो अबू शमस सिराजी हैं। कौन है? अबू शमस सिराजी हैं। मुगल शैली का श्रेष्ठ चित्रकार कौन है मित्रों? तो मुगलिया शैली का श्रेष्ठ चित्रकार जो है वो अबुल हसन है। कौन है? अबुल हसन है मित्रों। कुछ शासक हैं, कुछ श्रेष्ठ कलाकार हैं। जैसे अकबर के काल के बढ़िया शासक में बढ़िया चित्रकार कौन रहा? तो बछामन रहे। जहांगीर के काल में अबुल हसन रहे। शाहजहां के काल में फकीरुल्लाह खान रहे। जबकि मुगल काल की नींव की जब बात आए मित्रों, तो मुगल काल की नींव जो पड़ती है वो मुगल कला की नींव आपके हुमायूं के काल में होगी। मुगलिया शैली की स्थापना आपके अकबर के काल में होगी। मुगल कला और साहित्य का स्वर्ण युग किसका होगा? तो अकबर का होगा। मुगलिया चित्रकला का स्वर्ण युग किसका होगा? तो अकबर का पुत्र जहांगीर आएगा, उसका काल होगा। और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका होता है? तो मुगलियों में स्थापत्य कला जो ज़्यादातर भवन निर्माण की बात होगी तो वहाँ शाहजहां का नाम आएगा, जिसका नाम खुर्रम होता है मित्रों। और मुगल स्थापत्य का संस्थापक का यानी जन्मदाता कौन होता है? तो मुगलिया स्थापत्य कला का संस्थापक होता है, यानी मुगलिया स्थापत्य कला सबसे पहले कौन बनवाता है? तो जो मुगल वंश को स्थापित करेगा वही बाबर, फरगना शासक बाबर।
मुगल शैली के पतन का प्रारंभ हो जाता है मित्रों। पतन आपके मुगलिया शैली की शाहजहां के काल में ही हो जाती है, और मुगलिया शैली का पतन किसके काल में हुआ, तो फिर शाहजहां का पुत्र आएगा औरंगजेब, जो पूर्ण रूपेण खत्म करेगा। और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो आगे कहा जाता है मुगल शैली का चित्रित प्रथम पांडुलिपि कौन है, तो प्रथम पांडुलिपि आपका हमजा नामा है। हमजा नामा जो अकबर के काल में है वो आपसे पूछा जाता है। मुगलिया शैली का चित्रित प्रथम पांडुलिपि वही है। चित्रित प्रथम पांडुलिपि कौन है, तो हमजा नामा ही है। आगे बढ़े मित्रों तो आगे अगला क्वेश्चन आएगा, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे, और आगे मित्रों कहा जाता है, आगे कहा जाता है कुरोचे के अनुसार कला क्या है। अब कला की कुछ खास परिभाषाएं मित्रों पूछी जा रही हैं, उन परिभाषाओं को आपको याद रखना होगा, क्योंकि घूम घुमा के आपसे क्वेश्चंस इधर से ही पूछ लेता है। कभी कुरोचे के अनुसार, कभी गांधी के अनुसार, कभी टैगोर के अनुसार। जैसे कुरोचे के अनुसार कला है तो कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये कुरोचे कहते हैं। टॉलस्टॉय के अनुसार क्या है, भावपूर्ण क्रिया या अभिव्यक्ति को जो देखने वालों को उसी भाव में विलीन कर दे वही कला हो जाती है। हर्बर्ट रेड के अनुसार कला क्या है, तो कला जो है अभिव्यक्ति का आह्लादक या फिर रंजक स्वरूप होता है। टैगोर के अनुसार क्या है मित्रों, तो मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरता और उसके साथ अंतर की अभिव्यक्ति कर पाता है। गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति कर पाता है मनुष्य अपनी कला के माध्यम से ही, ये कह रहे हैं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर। मैथिली शरण गुप्त के अकॉर्डिंग कला क्या है मित्रों, तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला होती है। जबकि स्पिनोजा के अकॉर्डिंग क्या है मित्रों, कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। गांधी जी के अनुसार कला क्या है मित्रों, तो गांधी जी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगत क्या है, आर्ट है, यानी कला है। जबकि वायरन के अकॉर्डिंग क्या है, तो वायरन के अकॉर्डिंग कला है मस्तिष्क की सृष्टि संबंधित चेष्टा। मस्तिष्क की सृष्टि संबंधित चेष्टा ही कला है। और आगे बढ़ेंगे तो कहा जाता है कि हेरजलिट के अनुसार क्या है, हेरजलिट के अनुसार कला जो है वो कल्पनाओं और भावनाओं की भाषा है। कल्पनाओं और भावनाओं की भाषा है। जबकि और आगे बढ़ें तो पिकासो के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, पाब्लो रूई पिकासो के अकॉर्डिंग कला क्या है, तो कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध हो जाता है। आगे बढ़ेंगे आरजी कलिंगवुड के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। आरजी कलिंगवुड ने कला की परिभाषा कैसे दी है, तो उन्होंने कहा है कि जीवन की आधारशिला कला है। जीवन की आधारशिला कला है, तो जीवन की आधारशिला कला है मित्रों। जबकि कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, ये अज्ञेय के अकॉर्डिंग है मित्रों। तो कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, ऐसा कथन अज्ञेय के अकॉर्डिंग है। अब थोड़ा सा कला का वर्गीकरण देख लें, बांट भी लें कैसा कैसा जो है कला बांटा जाता है। प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्रकृति के देवशिल्प या फिर ब्रह्मांडीय कला को कह दिया जाता है। तो प्राकृतिक को देवशिल्प या फिर ब्रह्मांडीय कला कह दिया जाता है। देवशिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं यूरोप में, उसे कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। कला को दो भागों में बांटा गया है, एक तो देवशिल्प, दूसरा आपका मानव शिल्प। मानव शिल्प के अनुसार कला दो भागों में जाएगा। पहले भाग में करु शिल्प अर्थात उपयोगी कला, और दूसरे भाग में चरु शिल्प यानी ललित कला आता है मित्रों। जबकि हिंगल ने कलाओं को 5 भागों में बांटा। हिंगल के अकॉर्डिंग कला कौन कौन से हैं, जैसे काव्य कला है, संगीत कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला है। तो इस टाइप की 5 कला हैं हेंगल के अकॉर्डिंग। और हेंगल ने अपने वर्गीकरण में हेंगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स में काव्य शैली को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो काव्य शैली हेंगल के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया है इन 5 में। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है हेंगल ने विश्व की समस्त कलाओं को 3 भागों में बांटा। और 3 भाग कौन कौन से हैं, प्रतीकात्मक कला जिसे सिंबॉलिक कहा जाता है यानी वास्तुकला है, दूसरा आपकी शास्त्रीय कला जिसे हम लोग क्लासिकल या मूर्ति कला कहते हैं, और तीसरा आपका स्वच्छंद कला जिसे हम लोग रोमांटिक चित्र या फिर काव्य कला या फिर संगीत कला के नाम से पुकार लेते हैं। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है हेंगल ने
इंद्रियों के आधार पर कलाओं के वर्गीकरण को दो भागों में किया है। एक तो आपका दृश्य कला है, दूसरा आपका श्रव्य कला है। दृश्य और श्रव्य ये दो टाइप के अकॉर्डिंग में जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हेंगेल के अकॉर्डिंग। तो हेंगेल के अकॉर्डिंग कलाओं का वर्गीकरण कैसे करेंगे? दृश्य कला और श्रव्य कला के रूप में करेंगे। कलाओं में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात वही सौंदर्यात्मकता दिखाती है। तो कला कला कला, अभी आपने कला के बारे में देखा कि कैसे कैसे कलाओं का वर्गीकरण चेंज होता रहता है। जैसे फ्रायड ने कहा दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कला है। जैसे आपने कुरुचि के अकॉर्डिंग देखा कि बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति कला है। ऐसे प्लेटो के अकॉर्डिंग कला शक्ति की अनुकृति है। ये सारी बातें कला के लिए ही आती हैं। आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपको आर्ट विषय संभालना है, आर्ट विषय पढ़ाना है, इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे तो आपका काम बनेगा। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। इसका अभी डाटा भी आपको ग्रुप में मिल रहा है, परेशान मत होइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।